ओके, तो काफ़ी अच्छा हमारा डिस्कशन हुआ था अबाउट नया बिजनेस सर्विस का नाम था वेयर हाउसिंग। अब वेयर हाउसिंग में बहुत सारे बच्चों का ऐसा डाउट आया, मुझे लगा, मुझे फील हुआ कि सर आपने बड़े बड़े बिजनेसमैन के तो आपने एग्जाम्पल बहुत दे दिए, लेकिन एक छोटा एग्जाम्पल आप छोटे व्यापारी का एग्जाम्पल दीजिए सर ग्राउंड लेवल पे आके, कि कैसे एक छोटा व्यापारी भी वेयर हाउसिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। तो हम उस रिगार्डिंग भी डिस्कशन करने वाले हैं। ध्यान दो, देखो अब मैं एक सब्जी वाले का एग्जाम्पल देकर आपको वेयर हाउसिंग की सारी एक्टिविटीज इंप्लीमेंट करता हूँ। देखिए एक सब्जी वाला सबसे पहले वो क्या करता है, सब्जी वाला सबसे पहले हरासी से सब्जियां खरीदता है, हरासी में यानी इन शॉर्ट ऑक्शन में। उस ऑक्शन में सब्जी खरीदने के बाद वो उसको स्टोर करता है ना। कुछ गुड्स स्टोरेबल होते हैं और गुड्स जो होते हैं वो स्टोर नहीं हो पाते हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर वेयर हाउसिंग करके हम उसकी भी प्रोविजन कर सकते हैं, प्रॉपर स्टोर करके। जैसे यहाँ पर देखिए, जिसका जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, पेरिशेबल गुड्स, उसके लिए एक टाइप बनता है वेयर हाउस का, वो है कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस। अभी कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस क्या होता है, इसमें ठंडा होता है, वो ठंडा होने की वजह से क्या होता है, वो वेयर हाउसिंग के अंदर जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं उनको भी हम ड्यूरेबल गुड्स बना सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं फ्रोजन की बात करता हूँ, फ्रोजन पीस की यानी हरे मटर, तो वो फ्रोजन पीस निकलते एक ही सीजन में है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट पूरे साल भर रहती है। तो एक किसान या एक सब्जी वाला जो सब्जी बेचता है, एक छोटा व्यापारी, उसको वो प्रॉपर फ्रीज करके वो उस फ्रीज के करने के बाद वो पूरे साल भर उसकी वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। तो इस तरीके से कोई गुड्स बनते तो एक ही गुड्स में, एक ही सीजन में है, सीजनल गुड्स, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट पूरे साल भर रहती है। आप देखिए फ्रोजन जो है, फ्रोजन पीस, वो बहुत सब्जियों में यूज होता है, लेकिन उसका जो मैन्युफैक्चरिंग एंड कल्टीवेशन है वो एक ही सीजन में होता है। तो अब होता तो एक ही सीजन में, लेकिन कल्टीवेशन एक ही सीजन में होगा, लेकिन रिक्वायरमेंट पूरे साल भर रहेगा। तो फिर इस कंडीशन में होता यह है कि उसको प्रॉपर स्टोर करके हम वो गुड्स की रिक्वायरमेंट पूरी साल भर फुलफिल कर सकते हैं। तो इसलिए एक सब्जी वाला क्या करता है, पहले सब्जियां हरासी में खरीदता है ऑक्शन में, पहले वो स्टोर करता है। उस स्टोर करने के अंदर वो एक प्लेस के अंदर स्टोर करता है, उस प्लेस को मैं नाम दिया वेयर हाउस। फिर उस प्लेस के अंदर जहां वो स्टोर कर रहा है, वहां पे वो सब्जियों को ग्रेडिंग करता है। ग्रेडिंग यानी क्या, आप देखो जो सब्जी वाला है, सब्जी जिसके पास जो सब्जियां बेचता है, उसके पास जो गुड्स आते हैं वो क्राइटेरिया वाले नहीं आते, वो आते सब एक ही है, कॉमन गुड्स है। क्या आते हैं वो? कॉमन गुड्स है। कैसे? आप देखो बड़ी, जैसे मैं टोमेटो की बात करता हूँ, तो आप देखो कोई भी सब्जी वाले के पास जाते हो तो टोमेटो आपको 2 क्राइटेरिया का देते हैं, 3 क्राइटेरिया, ये 20 रुपए किलो, ये 15 रुपए किलो, ये 10 वाला किलो, है ना। आपने देखा है कभी, आपने अगर सब्जियां खरीदी होंगी कभी, तो आप देखो सब्जी वाले के पास एक टोमेटो होता है, लेकिन टोमेटो में भी वेरिएशन होते हैं, ये 20 वाले, ये 15 वाले और ये 10 वाले। अब आपको लगता है सब्जी वाले के पास जो टोमेटो आए होंगे वो अलग आए होंगे? नहीं, वो आते पूरे कैरेट में एक साथ है। वो क्या करता है, वो कैरेट जब लेके आता है, स्टोर करता है, उस स्टोरिंग के अंदर जो सबसे अच्छे वाले हैं, सबसे जिसमें हाई प्रोटीन होते हैं, दिखने में अच्छे लग रहे हैं एकदम लाल, उसको अलग करता है। फिर थोड़े से लाल कम वाले अलग करता है और थोड़े और खराब वाले अलग करता है, ताकि उसको पता है कि एक टाइप का कस्टमर जो आया वो मेरे को गिराकी नहीं देके जाएगा, मुझे ओवरऑल मुझे सारे क्राइटेरिया की कस्टमर चाहिए, मुझे अमीर भी चाहिए, मुझे गरीब भी चाहिए, मुझे मिडिल क्लास भी चाहिए। तो उस कंडीशन में करना क्या है, तो उस कंडीशन में मुझे पहले ग्रेडिंग करना है। ग्रेडिंग यानी अमीर भी मेरे दुकान से खरीदे, एक मिडिल क्लास भी खरीदे, और जो गरीब है वो भी मेरे दुकान से खरीद सके। इस तरीके से उसने क्राइटेरिया किया, ग्रेडिंग किया, छाटा। अब जो छाटा उसने आया तो उसके पास एक ही लॉट में माल था, लेकिन उसने क्या किया, उसके 3 लॉट अलग किए, तो उसको बोलते ग्रेडिंग प्रोसेस। क्या बोलते हम? अब ये भी वो कस्टमर के सामने करना क्या। अब आप बताओ, वो एक ही क्राइटेरिया के टोमेटो लेके आता है, अलग अलग कर रहा है हमारे सामने, तो हम लेंगे क्या? हम बोलेंगे इसमें से तू इधर कर रहा है, इसमें से इधर कर रहा है। आप देखो कभी कभी क्या होता है, हमारे सामने कोई दुकानदार, शॉपकीपर जो होता है, वो
उसमें से निकाल के इधर बाजू में करता है, तो हम बोलते भैया क्या कर रहे हो, बोला ये 15 रुपए वाला है 20 वाले, भैया एक माल तो एक ही लॉट का है, फिर आप कैसे इसको अलग कर रहे हो, तो हम नहीं खरीदेंगे। हमारे माइंड में डाउट्स आएंगे कि नहीं यार ये 15 वाला होगा, ये भी 15 का ही होगा, जानबूझ के हमको चिपका रहा है 20 रुपए में, जानते दो दुकानें और घूम के आ जा। तो ये सब चीजें कस्टमर के सामने नहीं करनी पड़ती है ग्रेडिंग, दैट्स वाई वो ग्रेडिंग होता है। फिर ग्रेडिंग के बाद वो पहले भाव फिक्स करता है कि हाँ ज्यादा अच्छे टोमेटो रहे तो 20 रुपए किलो, बहुत थोड़े कम है आज तो 15 रुपए चला दो, और इससे कम है तो 10। तो इसका मतलब है कि प्राइसिंग, फिक्सेशन ऑफ प्राइसिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसिंग जो है इन्हें स्टैंडर्डाइजिंग करता है। अच्छा हाँ, पैकिंग, उसके पहले पैकिंग करता है। देखो कोई भी गुड्स का प्रॉपर पैकिंग करके हम दो काम करते हैं। क्या आप देखो सब्जी वाला जो सबसे ज्यादा अच्छा वाला है ना, उसको और महंगा करने के लिए वो अट्रैक्शन देता है, अट्रैक्शन के लिए पैकिंग देता है। आप देखो एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आज से अगर आपने अगर मशरूम्स खाए होंगे, मशरूम्स तो आप देखिए मशरूम जो होते हैं ना वो पैकिंग में आते हैं, लेकिन मशरूम आज से अगर 5 साल पहले की बात करो तो पैकिंग में नहीं आते थे, वो खुले आते थे ऐसे। जैसे आपको ऑर्डिनरी सब्जियां मिलती ना, वैसे ही आपको मशरूम भी मिलते थे खुले में। लेकिन क्या होता है, जैसे उसकी पैकिंग किया तो नहीं खाने वाला भी वो देखकर यार लगता है कि हाँ बहुत अच्छी अट्रैक्टिव पैकिंग है, चल अपन देखते हैं, यूज करके देखते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, वो पैकिंग से दो काम होता है, एक तो वो अपने आप सेल भी हो जाता है प्रोडक्ट, और दूसरा उसकी शेल्फ लाइफ यानी लाइफ जो है उसकी बढ़ जाती है पैकिंग से। तो एक सब्जी वाला जो हाई क्वालिटी वाला गुड्स ग्रेडिंग किया है उसको पैकिंग करेगा, पैकिंग करने के बाद फिर उस सबका भाव फिक्स करना कि 20 रुपए किलो, 15 वाला या 10 वाला, और फिर पैकिंग करने के बाद अपने आप उसकी ब्रांडिंग होती रहेगी कि भाई इसके इस दुकान में जाओ आपको 1 रूफ फॉर ऑल मिल जाएगा, यानी सब चीजें आपको एक ही रूफ के अंदर मिल जाएगा। अपने आप वो ब्रांडिंग होती है। क्या होती है वो ब्रांडिंग। तो इस तरीके से एक सब्जी वाला भी वेयर हाउसिंग करता है, एक बड़ी अंबानी भी वेयर हाउसिंग करता है। मैंने कहने का मतलब क्या है कि दुकान चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वेयर हाउसिंग हर कोई परफॉर्म करता है, समझा, लेकिन अपने अपने स्तर पे। और ये जो एक्टिविटीज हम कर रहे होंगे उस जहां पे वो कर रहे होंगे प्लेस को, उस प्लेस को हमने नाम दिया वेयर हाउस। क्या दिया हमने? ओके। अब वेयर हाउसिंग एक्चुअली क्या क्या एक्टिविटी करता है वो अपन देखेंगे, फंक्शंस। चलो अंदर, अब हम फंक्शंस पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद टाइप्स। तो बैठो। हाँ, अब वेयर हाउसिंग का कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। पहला मार्केटिंग फंक्शन। अब मार्केटिंग फंक्शन क्या है मेरे से नहीं पूछना, मैंने आपको सुबह से मार्केटिंग भी पढ़ाया था आपको एक्चुअली। दूसरा, कंसर्न विद स्टोरेज ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। अब वेयर हाउसिंग के अंदर स्टोरिंग एक्टिविटी होती है, तो स्टोरिंग करके हम क्या करते हैं, हम गुड्स को लार्ज क्वांटिटी के अंदर, लार्ज गोडाउन के अंदर हम गुड्स को स्टोर करते हैं, तो वो भी एक्टिविटी को हम वेयर हाउसिंग बोलते हैं। और स्टोर करना क्यों जरूरी है, क्योंकि डिमांड अगर है तो सप्लाई करेंगे, सप्लाई तभी होगा जब हम गुड्स को प्रॉपर स्टोर करेंगे। तो इसलिए जिस चीज की डिमांड है आपका काम है उसको अवेलेबल करके देना। इफ यू आर द बिजनेसमैन, तो वो बिजनेसमैन होने के नाते आप जो अवेलेबल करके दोगे उसके लिए पहले आपको स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोरिंग प्रोसेस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ वेयर हाउसिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट है लार्ज टर्म देन स्टोरेज। सुनो, वेयर हाउस जो है ना, वेयर हाउसिंग में सिर्फ स्टोरेज नहीं आता है, वेयर हाउसिंग में और भी बहुत सारी एक्टिविटी होती है, इंक्लूड स्टैंडर्डाइजिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग एक्सेट्रा। दैट्स व्हाई सिर्फ तो अभी तक के जो हमने नैरो कंसेप्ट पढ़ा था वेयर हाउसिंग के लिए कि मतलब स्टोर करना बोलते वेयर हाउसिंग नहीं, वेयर हाउसिंग के अंदर और भी बहुत सारी एक्टिविटी होती है। सुबह से मैंने आपको मतलब जो प्रीवियस सेशन मॉर्निंग में हुआ उसमें मैंने आपको पूरा डिस्कशन किया कि वेयर हाउसिंग के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी होती है। दुकानदार छोटा हो चाहे बड़ा हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी वेयर हाउसिंग करते हैं। बस फर्क इतना है कि मॉर्निंग के सेशन में मैंने आपको लार्ज बिजनेसेस के वेयर हाउसिंग एक्टिविटी बताए, अब मैंने आपको अभी जो बताया वो स्मॉल ट्रेडर का एक वेयर हाउसिंग एक्टिविटी बताया। नेक्स्ट है नेसेसरी इन केस ऑफ सीजनल गुड्स। मैंने आपको बताया कि कोई प्रोडक्ट ऐसे होता है जो कल्टीवेशन तो एक ही सीजन में होता है, मैन्युफैक्चरिंग एक ही सीजन में होता है, लेकिन उसका रिक्वायरमेंट जो होता है, उसकी नीड जो है वो ऑल पूरे ड्यूरिंग द ईयर रहती है। तो उस टाइम पे वेयर हाउसिंग प्रॉपर करके हम वो गुड्स को प्रॉपर हर टाइम रेडी कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया वो कौन सा, मटर का, है ना, जो फ्रोजन होते हैं, वो फ्रोजन जो पीस होते हैं ग्रीन पीस, वो बनते एक ही सीजन में है लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट साल भर रहती है। तो तब उसको प्रॉपर पैकिंग करके, प्रॉपर वेयर हाउसिंग करके, यानी स्टोरिंग, पैकिंग, ग्रेडिंग करके प्रॉपर करके हम लोग उसको साल भर सप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोई गुड्स बनता है एक ही सीजन में लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट हर जगह पे होता है, तो वेयर हाउसिंग करके हम वो भी एक्टिविटी फुलफिल करते हैं। यानी ह्यूमन लाइफ जो अपनी नीड्स को फुलफिल कर रहा है उसमें वेयर हाउसिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक्चुअली।
आज देखो बड़ी बड़ी शादियों में ग्रीन पीस यूज होते हैं कि नहीं होते? तो अब सीजन रहे नहीं रहे, लेकिन फिर भी शादियों में उसकी रिक्वायरमेंट होती है, बड़ी बड़ी वेडिंग्स में, फेस्टिव, तो उसमें वो कहाँ से आए? तो ये आते हैं प्रॉपर वेयर हाउसिंग करके। ओके, अब देखो आप अगर नोटिस करो, मैंने ग्रेडिंग की बात की, ग्रेडिंग क्या काम करता है? मैम ग्रेडिंग एक और काम करता है, आपके गुड्स को बचाता भी है। कैसे? आपने कभी एक खराब चीज के साथ कोई चीज खराब रख दो, वो खराब हो जाएंगी अपने मंडी में। अगर हमने प्रॉपर ग्रेडिंग करते रहे तो वो गुड्स अपने आप शेल्फ लाइफ उसकी बढ़ जाती है। आप देखो जो ओनियंस होते हैं, ओनियंस की लाइफ काफी बड़ी होती है ना? लेकिन ओनियन की लाइफ बड़ी होती है कब? जब उसको प्रॉपर ग्रेडिंग करेंगे। अगर आपने खराब वाले निकालते नहीं गए और आपने उसमें रख दिया एक ही जगह पे, तो वो क्या होगा? वो खराब दूसरे को खराब कर देगा। एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर दी ना, वैसे ही यहाँ पे एक सड़ा हुआ प्याज पूरे ओनियंस को खराब कर देगा। मैंने आपको कोई टॉन्ट नहीं मारा, शांति से बैठो, जब मारूंगा तो कमेंट कर लेना। हाँ, ओके, क्लियर? अब देखो वेयर हाउसिंग एक्टिविटी ये सब फंक्शन करता है। पहला स्टोरेज ऑफ गुड्स, पता है आपको, प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स को प्रोटेक्ट करता है। तीसरा फाइनेंसिंग, यस। अब देखो दो फंक्शंस तो मैंने आपको बताया हुआ, इसलिए मैं उसके ऊपर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन थर्ड ये फाइनेंसिंग क्या है सुन लो। फाइनेंसिंग का मतलब होता है प्रोवाइडिंग लोन्स। अब सर ये क्या है? सुनो, ध्यान दो। एक काम करो, सुनो, मैं जब आपको सारे टाइप बता दूंगा टाइप्स, तो मैं आपको फाइनेंसिंग वाला बता दूंगा। नेक्स्ट है रिस्क बियरिंग। ये भी आपको 2 पॉइंट जो है ना, रिस्क बियरिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जब तक के मैं आपको सारे टाइप नहीं पढ़ाता हूं तब तक आपको ये 2 फंक्शन नहीं समझेगा। तो पहले टाइप पे जाएंगे, उसके बाद ये 2 फंक्शन पे हम बात करेंगे। ग्रेडिंग एंड पैकिंग आपको आता है। प्रोसेसिंग, यस, ये क्या है? सुनो, कभी कभी क्या होता है, कोई गुड्स जो है उसको वेयर हाउसिंग करके हम प्रोसेस करते हैं, यानी प्रोसेस यानी क्या? उसको फिनिश करते हैं। यानी कोई गुड्स जो होता है वो जब मैन्युफैक्चर हो जाता है तो डायरेक्ट वो कंजम्पशन के लिए अवेलेबल नहीं होता है, उसको स्टोर करके प्रॉपर वेयर हाउसिंग करके हम उसको प्रोसेस करते हैं। एग्जाम्पल दूं, अब देखो जितने भी फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स, अब आपको लगता है फ्रूट्स सब रेडी, कच्चे फ्रूट्स सब रेडी पेट से करते नहीं। आप देखो फ्रूट्स जो है ना, वो फ्रूट्स को थोड़े कच्चे में निकाल लेते हैं। वो कच्चे में निकालने के बाद उसको वेयर हाउस के अंदर प्रोसेस करते हैं, यानी वो गर्म में वो गर्माश देकर उसको और पूरा फल को कल्टीवेट करते हैं, यानी इन शॉर्ट वो पूरा फिनिश करते, कंजम्पशन करने लायक। आपने देखा है कभी, सुना है कभी? एक पत्थर आता है, पत्थर वो गर्म होता है बहुत, वो अगर आपने पानी में डाला ना तो ऐसे वो पूरा गर्म हो जाता है। वो पत्थर को कुछ भी बोलते, अलग से नाम है। बड़े बड़े जो फ्रूट्स होते हैं ना, फ्रूट्स वो पत्थरों के बीच में रखते हैं ताकि उसको गर्माश मिले, और वो गर्माश मिलने के बाद जब वो पक जाता है पूरा, तो वो हम यूज करते हैं। तो ऐसे कुछ ऐसे होते हैं जिसको प्रोसेस करना पड़ता है, यानी क्या कि वो वेयर हाउसिंग ही करता है एक्चुअली। अब सर डायरेक्ट पका हुआ फल निकाल देना नहीं, पूछो क्यों? सुनो, देखो एक पेड़ है ना, पेड़ के अंदर ज्यादा टाइम तक के फल पड़ा रहना भी बहुत घातक होता है। घातक क्या होता है? या तो पंछी खा लेते हैं, ओके, या तो वो ओवर अगर पक गया तो वो खराब हो जाता है, तो उसको थोड़े कच्चे में ही निकाल लेते हैं किसान लोग। और किसान निकालने के बाद उसको पहले वेयर हाउस के अंदर वो प्रॉपर प्रोसेस करते हैं, यानी पकने देते हैं, फिर पकने के बाद वो आपको देते हैं। आपने कभी अगर बहुत सा ये खाया होगा चीकू, तो आप देखो आपके घर में कोई अगर चीकू कच्चा आता है तो मम्मी उसको बोलती है कि काम कर चावल के अंदर रख दो। देखा है कभी आपने? सीताफल या चीकू भी आता है ना, हाँ चीकू भी होता है, तो वो चावल के डब्बे में अगर रख दिया उसको आपने बंद करके, तो 2 दिन के अंदर वो पक जाता है, क्योंकि उसको गर्माश मिलती है, हीट मिलती है वहां से। तो इस तरीके से बहुत, इसको प्रोसेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? कभी कभी क्या होता है, कोई गुड डायरेक्ट कंजम्पशन करने की लेवल पे नहीं होता है, उसको प्रोसेस करके हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर कंजम्पशन करने लायक बनाते हैं और फिर कंज्यूम करते हैं, तो वो भी वेयर हाउसिंग करता है। और सबसे मेन है टाइम यूटिलिटी, यानी क्या, जब उसकी जरूरत है गुड्स की, वो हम अवेलेबल रहता है बिकॉज ऑफ वेयर हाउसिंग एक्टिविटी, तो उसको बोलते हैं टाइम। यानी जब जहां पे जिस चीज की जरूरत है हमें वो अवेलेबल मिल रही है बिकॉज ऑफ वेयर हाउसिंग,
तो वेयर हाउसिंग करके हम लोग टाइम यूटिलिटी का भी फुलफिलमेंट करते हैं। ये सारे फंक्शंस जो है, इसमें 2 फंक्शन जो है मैं जब टाइप पढ़ाऊंगा तो आपको मैं कंप्लीट करूंगा, बाकी सब वेयर हाउसिंग में क्या क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। सबसे पहला होता है प्राइवेट वेयर हाउस। ये प्राइवेट वेयर हाउस क्या होता है सुन लीजिए बच्चा लोग। वैसे तो मैंने ये 11 में सब डिस्कशन किया हुआ है, बराबर कि नहीं, लेकिन स्टिल एक मेरी एक फॉर्मल ऑब्लिगेशन बनता है कि मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊं, क्योंकि आपके 12 के पोर्शन में है, इसलिए ध्यान दो बच्चा लोग। हाँ, व्हाट इज प्राइवेट वेयर हाउस लीजिए। जब भी कोई बिजनेसमैन अपना खुद का एक प्लेस लेकर खुद का अपने खुद के लिए जब वो स्टोरिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग, उसके बाद स्टैंडर्डाइजिंग, ब्रांडिंग, ये 5 एक्टिविटी करता है, उस प्लेस को हम बोलेंगे प्राइवेट वेयर हाउस। प्राइवेट वेयर हाउस नियर बाय आपके शॉप्स, नियर बाय आपके जो वर्कशॉप होते हैं ना, उसके नियर बाय होता है, ताकि हम ये सब प्रोसेस जो है, यानी स्टेप्स जो एक्टिविटी है, ये हम इजीली कर पाए। जैसे आज देखो आप सपोज फॉर एग्जांपल, अभी इसको एग्जांपल में दे लेते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल अभी शशांक की एक दुकान है। अब शशांक की दुकान है, शशांक अपने दुकान के अंदर एक बिजनेस की एक्टिविटी कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है। अब क्या करता है, उसके नियर बाय उसने 2 दुकान छोड़ के एक बड़ी प्लेस लिया। उस प्लेस के अंदर उसने उसको एक गोडाउन माना, और गोडाउन के अंदर उसने अपनी गुड्स को स्टोर किया, प्लस ग्रेडिंग कर रहा है, पैकिंग कर रहा है, स्टैंडर्डाइजिंग कर रहा है। तो वो जो अपने लिए, अपने खुद के पर्सनल बेनिफिट के लिए, खुद की गुड्स के ऊपर वेयर हाउसिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, खुद के लिए कर रहा है वेयर हाउसिंग एक्टिविटी, तो हम उस प्लेस को प्राइवेट वेयर हाउस बोलते हैं। ये प्राइवेट वेयर हाउस किसका होता है? प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन का, कंपनी का, या कोई ऑर्गेनाइजेशन का होता है। समझा आपको? और इसका जो वेयर हाउसिंग करके जो प्रॉफिट होगा वो उसके प्राइवेट गेन में जाता है, यानी किसी को मिलता नहीं है वो। तो पहला टाइप है प्राइवेट वेयर हाउस, इन शॉर्ट तुम्हारे व्यापारी जिसका गोडाउन है, हेलो, तुम्हारे दुकान में से किसका गोडाउन है, तो तुम सबका ये जो गोडाउन है, वो गोडाउन को हम प्राइवेट वेयर हाउस बोल देंगे। समझा आपको? क्लियर? नेक्स्ट वेयर हाउस जो है वो है पब्लिक वेयर हाउस। ये पब्लिक वेयर हाउस क्या होता है सुन लीजिए, एक मिनट ध्यान दो। इट इज ओपन फॉर ऑल, इट इज ओपन फॉर ऑल। क्या होता है सुनो, पब्लिक वेयर हाउस अपने आप में एक बिजनेस है, मोड ऑफ बिजनेस है। कैसे? देखो एग्जांपल, सपोज फॉर एग्जांपल क्या हुआ, मेरे पास 10,000 स्क्वायर फीट में एक बड़ा प्लॉट पड़ा था। कहां पे? सपोज किराना मार्केट के बाजू में, किराना मार्केट के बाजू में। अब किराना मार्केट के बाजू में मेरे पास क्या है, ये बाजू में था, तो किराना मार्केट के बाजू में मेरे पास 10,000 स्क्वायर फीट का सपोज मान के चलो प्लॉट पड़ा है। मैंने क्या किया, मैंने एक रूफ बनाया, रूफ यानी टीन का शेड बनाया बड़ा, और शेड बनाने के बाद एक एम्प्लॉय रखा, और मैंने लिख दिया पब्लिक वेयर हाउस। यानी क्या कि जिसके पास खुद का गोडाउन नहीं है वो आओ मेरे गोडाउन में रखो माल, पैसा दो और रखने का रेंट दो मेरे को, और तुम अपना गुड्स जितना टाइम रखोगे उतना मेरे को रेंट लगेगा, तुम्हारा वेयर हाउसिंग एक्टिविटी हो जाएगी, तुम वहां पे आके अपने गुड्स का ग्रेडिंग करो, पैकिंग करो, स्टैंडर्डाइजिंग करो, तुमको जो करना है करो, लेबलिंग करो, तुमको जो करना है करो, मेरे को कोई मनाही नहीं है, लेकिन मेरे को महीने का महीना उसका रेंट लगेगा। ऐसे कम से कम बहुत सारे दुकानदार आए मेरे पास और उन्होंने अपना रेंट रखा। इससे मेरा एक बिजनेस बन गया। क्या बन गया मेरा? कि मैं सर्विस दे रहा हूं, क्या वेयर हाउसिंग देकर मैं कमा रहा हूं, तो वो पब्लिक वेयर हाउस हो गया। क्या हो गया वो? यानी पब्लिक वेयर हाउस में वो व्यापारी अपना माल रखता है जिसके पास खुद का गोडाउन नहीं होता है, जिसके पास खुद का, समझा? और ये नियर बाय कहां होता है? नियर बाय पोर्ट, नियर बाय रेलवे स्टेशन, नियर बाय एयर, मतलब नियर बाय सी पोर्ट, यानी यहाँ पे जो बाजू में होता है एयरपोर्ट बाजू में, ऐसी जगह पे होता है, ताकि जो व्यापारियों का गुड्स आए उसको स्टोर फिलहाल रखना है तो हमारे पब्लिक वेयर हाउस में रखता है। यानी पब्लिक वेयर हाउस एक प्रकार का बिजनेस मोड है, मान के चलो, कि जहां पे एक प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल एक बड़ा गोडाउन खोलते हैं, वहां पे वेयर हाउस कीपर रखते हैं, और उस वेयर हाउस कीपर रखने के बाद अपना गुड्स रखो, अपनी एक्टिविटी करो सब, और बदले में हमको पैसा दो, फीस दो, रखने का फीस। और इस तरीके से क्या होगा, अब मेरा एक बहुत बड़ा गोडाउन है जहां पे 50-60 लोग मिलके गुड्स रख रहे हैं सब अलग अलग एरिया के अंदर, और 50-60 लोग मुझे महीने की फीस दे रहे हैं। तो उससे क्या हुआ, मेरा ये इनकम आ गया ना, तो ये मेरा एक टाइप का बिजनेस बन गया। वेयर हाउसिंग देते देते मैं खुद भी बिजनेस कर रहा हूँ।
तो दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक वेयर हाउस। समझा आपको? अब पब्लिक वेयर हाउस पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको फाइनेंसिंग पढ़ाता हूँ क्या होता है। सुनिए, देखो जो भी व्यापारी मेरे गोडाउन में, मेरे बड़े गोडाउन के अंदर, यानी पब्लिक वेयर हाउस ओपन फॉर ऑल होता है। कोई भी आओ, अपना माल रखो, आपको वेयर हाउस कीपर एक स्लिप देगा। क्या देगा? स्लिप। और वो स्लिप देने के बाद अब जब अगली बार आपको माल कभी चाहिए अपना, तो वो स्लिप हमको वापस दो और अपना माल लो। ये वो स्लिप एविडेंस है उस पर्सन के लिए कि तुम्हारा माल हमारे गोडाउन में पड़ा हुआ है सेफली। और एक बार वो स्लिप बन गया, रिसिप्ट बन गई, रिसिप्ट, उसका जो रिस्क है वो ट्रांसफर हो जाता है किसके पास? वेयर हाउस कीपर के पास। यानी जो मैंने एम्प्लॉय रखे हुए गोडाउन में, उनके पास इसके, यानी आपका माल का कुछ भी टूट फूट हुआ या कुछ भी हुआ तो हम लोग भर के देंगे, ऐसा हम लोग रिस्क उठाते हैं। और इसलिए आप देखो, अगर फंक्शन में बात करता हूं मैं, तो फंक्शन में आप देखो लिखा हुआ है रिस्क बेयरिंग। क्या होता है कि एक बार जो आपका माल है वो वेयर हाउस कीपर के पास आ गया, वेयर हाउस कीपर के पास आ गया, तो जो रिस्क है आपकी गुड्स का वो ट्रांसफर हो जाती है किसके पास? शिफ्ट टू वेयर हाउस कीपर। वेयर हाउस कीपर कौन होता है भाई? केतन, अरे पूछना, संभालने वाला है, इन शॉर्ट वो पूरा मैनेजमेंट करेगा। यानी हमारा एक जैसे एग्जांपल, अभी मैंने बड़ा गोडाउन बनाया और लिखा पब्लिक वेयर हाउस, और मैंने सपोज वहां पे संतोष को जॉब पे रखा है, और संतोष को जॉब पे रखा और देव को साथ में रखा, और बोला कि जितना भी माल आएगा रिसिप्ट भी तुम बनाओगे पूरा, देगे तुम करोगे पूरा, कुछ टूट फूट हुआ तो तुम्हारे ऊपर, तुमको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हाँ, तो जब मैंने उनको एम्प्लॉय रखा ऐसा, तो वो बन गए वेयर हाउस कीपर। कौन बन गए वो? समझा क्या आपको? क्लियर? अरे आ रहा समझ में? अच्छा, अब बताओ इसमें रिस्क बेयरिंग समझा फंक्शन। अब ये फाइनेंसिंग कैसे होता है? सब सुनो, क्या दो, देखो ये काम कच्चे में नहीं है, पक्के में, बाकायदा मैंने इसका रजिस्टर किया है बिजनेस को, पब्लिक वेयर हाउस को। अब सुनो, अब इसमें फाइनेंसिंग का क्या रोल है? देखो, जो स्लिप, जो रिसिप्ट, जो एविडेंस आपको वेयर हाउस कीपर दे रहे हैं आपके गुड्स का, आपके यानी किसका? कोई भी व्यापारी जो गुड्स रख रहा है वहां पे, फीस देकर, हाँ, फ्री में नहीं, फीस देकर, तो उसके बदले में जो रिसिप्ट आपको मिल रही है ना, उस रिसिप्ट के अगेंस्ट में आप लोन भी ले सकते हो। एग्जांपल दूं, सपोज मेरे गोडाउन में लक्ष्य आया और बोलता मेरा माल रखना है, मेरे को रख, बोला मेरे को फीस लगी महीने का 5,000 रुपये देना, ये इतना एरिया तेरी, रख माल। उसको मैंने एरिया दिया, मैंने उसमें तेरे एम्प्लॉय को जो करना है कर, ग्रेडिंग करना है, सॉर्टिंग करना है, वो तुम्हारा एरिया, उसके एरिया के ऊपर जाना नहीं, बराबर कि नहीं? तो मैंने वो 10,000 स्क्वायर फीट के अंदर उसको एक एरिया दिया और उसमें बोला तो अपनी पूरी वेयर हाउसिंग एक्टिविटी कर, पैकिंग, स्टोरिंग, जो करना कर, महीने का 5,000 रुपये लगेगा मेरे को। अब लक्ष्य आया, केतन भी अपना माल रखा, फिर उसके बाद मैंने सभी व्यापारी या किराना मार्केट के व्यापारी जिनके पास खुद का गोडाउन नहीं था, वो मेरे गोडाउन में आके माल रख रहे हैं, क्योंकि मेरा वेयर हाउस क्या है? पब्लिक वेयर हाउस। क्या है? अब वहीं पे मार्केट में अर्पित का भी दुकान था, उसने भी रखा, उठ वहां खड़े थे, हाँ। इसके बाद यश ने भी रखा माल। अब क्या हुआ? अब इन सबको जितना भी माल रखा वो वैल्यू निकाल जाती है उसकी, और गुड्स का वैल्यू निकालने के बाद आपको एक स्लिप मिलती है। उस स्लिप के बिना वेयर हाउस कीपर आपको गुड्स सरेंडर करेगा नहीं। स्लिप लो, आपको माल निकालना है वापस, वो स्लिप हमको दो, आप अपना माल लेके जाओ, यानी वो एविडेंस है। क्या है वो? और वो एविडेंस बाकायदा रजिस्टर्ड है, यानी पक्के में काम है हमारा, कच्चे में नहीं है। अब वो जो स्लिप एक बार हमारे गोडाउन में तुमको बन गई तुम्हारे लिए, अब से 5 लाख का माल था, किसका? लक्ष्य का। ये वैल्यूएशन निकाली उसकी मैंने पहले और लिख के दिया, 5 लाख का माल हमारे पास सरेंडर है इसका, हमारे पास, हमाल नहीं हमारे पास। थोड़ा कान बराबर रखो बेटा, माइक में बोल रहा हूं एक तो। ओके, अब जैसे ही वो 5 लाख की रिसिप्ट किसके पास मिली? लक्ष्य के पास मिली। अब लक्ष्य को सपोज कल को लोन चाहिए, अब लोन के लिए बैंक क्या मांगती? मॉर्गेज। क्या मांगती? तो आप वो रिसिप्ट को एज ए मॉर्गेज रख के लोन भी सकते हो, क्योंकि बैंक को पता है कि इस रिसिप्ट के सिवा अगर वेयर हाउस कीपर ने इसको माल दिया तो हम केस ठुकेंगे किसके ऊपर? हाँ भाई, रिसिप्ट तो हमारे पास पड़ी है, तो इसको माल कैसे दिया? तो इससे क्या होगा? इससे बैंक का लोन भी रिडीम हो जाएगा। कैसे? और एज अ मॉर्गेज गिरवी आप वो रिसिप्ट रख के, यानी जब लक्ष्य ने अगर सपोज बैंक से लोन लिया
और लक्ष्य ने वो अपनी 5 लाख की रिसिप्ट अगर मॉर्गेज रख दी बैंक लोन को, तो लक्ष्य बैंक को पता है कि लक्ष्य वो गुड्स भी निकाल नहीं पाएगा बिना रिसिप्ट के, और जब तक हमको पेमेंट करता नहीं तब तक गुड्स पड़ा, ये कल को रिडीम नहीं भी कर पाया तो हमारे पास अग्रीमेंट बना हुआ है, वो रिसिप्ट हम वेयर हाउस कीपर को देंगे, बोलेंगे निकाल, हम बेच के अपना वसूली कर देंगे। तो उसको बोलते हैं फाइनेंसिंग। क्या बोलते उसको हम? वेयर हाउस रिसिप्ट के थ्रू आप लोन भी अप्लाई कर सकते हो, वो भी मॉर्गेज लोन, सिक्योर लोन। समझा आपको क्लियर? इसलिए वेयर हाउसिंग में एक एक्टिविटी दी गई है, वो कौन सी है? फाइनेंसिंग। अब बताओ फाइनेंसिंग समझा आपको क्या होता है? पक्का सारे कवर हो गए ना हमारे पॉइंट? चलो ओके। हाँ, अब नेक्स्ट वेयर हाउस जो है पब्लिक वेयर हाउस। समझना आया? पब्लिक वेयर हाउस में कोई भी मारा को, अच्छा पब्लिक वेयर हाउस देखना है अगर, तो शिवाजी द बॉस में याद करो। शिवाजी द बॉस के अंदर आपने अगर नोटिस किया होगा तो वो जो काला धन है वो पब्लिक वेयर हाउस में लग रहा था ना, कोई शक ही नहीं है। वो कुछ पूछ रहा था भाई क्या है, वो बूढ़ा वो शॉपकीपर, याद करो एक सीन देखा है आपने, वो हमाल बन के जाता है, वो पूछता है क्या है इसमें, बूढ़ा शॉपकीपर, वो वेयर हाउस कीपर होता है, वेयर हाउस कीपर बूढ़ा करके एकदम, क्या है इसमें, तो बोलता है कुछ नहीं, रद्दी है। हाँ उधर रख दो। अब करोड़ों अरबों रुपए पैसे वहां पे ऐसे रद्दी समझ के रखे गए थे, आपने देखा है ना। तो मतलब वो पब्लिक वेयर हाउस था। क्या था वो? नेक्स्ट जो टाइप है, सॉरी मैं यहाँ पे फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट है गवर्नमेंट वेयर हाउस, वही है ना। अब गवर्नमेंट वेयर हाउस कौन सा होता है सुन लीजिए। थर्ड जो है वो है गवर्नमेंट वेयर हाउस। हाँ, अब गवर्नमेंट वेयर हाउस क्या होता है सुन लीजिए। ऐसा गोडाउन, ऐसा प्लेस जहां पे गवर्नमेंट अपने गुड्स की जो गुड्स अपने हैं, यहां तो आप कॉमन पीपल का भी गुड्स वहां पे स्टोर होता है, लेकिन गवर्नमेंट फीस लेती है। ओनरशिप जिसकी गवर्नमेंट के पास है, किसके पास? या तो सेंट्रल के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो स्टेट, या दोनों मिलके यानी जो भी प्लेस के अंदर, जिस प्लेस की ओनरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों के पास है, आधी स्टेट आधी सेंट्रल, और उस प्लेस के अंदर कोई तो भी गुड्स का स्टोरिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग, स्टैंडर्डाइजिंग, ये सब हो रहा है। क्या हो रहा है? ये सब हो रहा है। तो उस प्लेस को अपन बोलेंगे गवर्नमेंट वेयर हाउस, जिसकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है, फुल्ली या पार्शली। अब इसमें सर कॉमन पीपल गुड्स रख सकता है क्या? जनरली यहाँ इसमें मोस्टली इस गोडाउन के अंदर जो है वो गवर्नमेंट अपने गुड्स रखती है। अब कौन से वाले? जो अपने खुद के गुड्स है वो, और जो जब्ती की हुए गुड्स वो भी। जैसे आप देखो एग्जाम्पल देखो, अभी ध्यान दो। अब जैसे अतिक्रमण होता है, वो अतिक्रमण हटाने वो बुलडर आता है, गजराज आता है ना, वो गजराज आता है, वो क्या बोलते उसको, जेसीबी। तो जेसीबी जो आता है अब जेसीबी जो आता है वो जो भी आप देखो नोटिस करो, जो भी वो जेसीबी गिराता है ना, उसका पूरा स्क्रैप जो है वो गवर्नमेंट अपने जब्ती में करती है। पीछे देखो ट्रक रहती है, पूछो क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट तुमको एक बार नोटिस देती है कि तुमको हम इज्जत से बोल रहे निकाल रहे क्या अतिक्रमण का, निकाल लो। नहीं निकाले तो तुम्हारा जो गिराएंगे पूरा, वो पूरा स्क्रैप हमारा रहेगा, पूरा स्क्रैप। क्योंकि जो जेसीबी चल रही इतना, अच्छा उसका बिल भी दे दे भला, उसका बिल भी आपको बकायदा लेके जाएंगे कि ये बिल निकला है, पे करो इतना जेसीबी का हमारे, और जो माल स्क्रैप निकला वो हमारा हो गया। अब जेसीबी वो स्क्रैप वाला माल जाएगा तो खुद सरकारी गोडाउन भी होते हैं, सरकार के खुद के गोडाउन होते हैं, वहां पे वो अपने गुड्स को स्टोर करते हैं। और अगर सरकारी गोडाउन देखना है तो अपनी आदर्श कॉलोनी के बाजू में ही है ना, खदान एकदम बाजू में ही है आदर्श कॉलोनी के, सरकारी गोडाउन बोलते हैं उसको, यानी गवर्नमेंट वेयर हाउसेस। समझा? जहां पे वेयर हाउस के खुद के जहां पे गवर्नमेंट के खुद के गुड्स स्टोर भी होते हैं, ग्रेडिंग भी होते हैं, पैकिंग भी होते हैं, और स्टैंडर्डाइज और ब्रांडिंग भी होते हैं। समझा आपको क्लियर? पक्का? तो जिसकी ओनरशिप वेयर हाउस की किसके पास होती है? गवर्नमेंट के पास होती है, उसको अपन बोलेंगे क्या? वेयर हाउस। नेक्स्ट है, फोर्थ नंबर है, वो है कोऑपरेटिव वेयर हाउस। एक मिनट, वो बाद में आते हैं। कोऑपरेटिव वेयर हाउस दिख रहा है आपको? अब कोऑपरेटिव वेयर हाउस किसको बोलते सुन लीजिए। बच्चा लोग प्लीज,
जब कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइज होके यानी क्या, रजिस्टर होके, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में बनना है तो आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर करने का, कौन सा, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव एक्ट और इंडियन कोऑपरेटिव एक्ट। इंडियन कोऑपरेटिव एक्ट 1912 और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव एक्ट 1960, ये दो एक्ट है। कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई भी रहे, चाहे आप वेयर हाउसिंग, आप कोई भी एक्टिविटी करो, आपको दो एक्ट का रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है। पूछो क्यों, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई भी एक्टिविटी करे, चाहे ट्रेडिंग करे, चाहे वेयर हाउसिंग करे, चाहे बैंकिंग करे, हेलो, उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है। क्या होता है, प्रोवाइडिंग रेंडर सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स। ओके, बराबर कि नहीं। और कभी भी अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलती है, वो वीकर सेक्शन को, स्लम एरिया को, रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए बनाया जाता है। अब आपने कोऑपरेटिव बैंक देखे होंगे, लेकिन बहुत सारे कोऑपरेटिव वेयर हाउस भी है जो वेयर हाउसिंग करवा के वीकर मेंबर्स को स्ट्रॉन्ग करते फाइनेंशियली। कैसे, देखो एग्जांपल, अब सपोज क्या हुआ, अब क्या हुआ, हितेन, क्रिश और यश और ये मोहित एक एरिया में रहते हैं थे, और वो एरिया बहुत स्लम थी। अब वो स्लम एरिया में रहने वाले थे, अब आज वो अमीर हो गए इसलिए वहां से उठ गए, लेकिन उनको अपने गरीब जो मध्यवर्गीय लोग हैं, जो जिनके पास धंधा तो करना है लेकिन छोटी 10 बाय 10 की दुकान है, उसमें वो क्या ही गुड स्टोर करेंगे, क्या ही वो ग्रेडिंग करेंगे, क्या ही वो पैकिंग करेंगे। ऐसे बहुत सारी स्लम एरिया के अंदर दुकानें होती है छोटी छोटी, आपको पता होगा, आप इमेजिन कर पा रहे हो। अब उनके लिए कुछ करना है भला, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी खोली और उस सोसाइटी के अंदर उन्होंने बोला कि हम वेयर हाउसिंग एक्टिविटी करेंगे। यानी क्या, उन्होंने सबने बोला कि एक काम करो, 1000 रुपए दो, मेंबर बनो और इसके अंदर कोई भी यहाँ का स्लम वाला जो भी दुकानदार है जिसके पास खुद का स्टोरिंग नहीं है, ग्रेडिंग करने का जगह नहीं है, हमारे यहाँ पे आके करो, चलो। तो ये उद्देश्य से जो उन्होंने वेयर हाउस खोला, उस वेयर हाउस को हमने नाम दिया कोऑपरेटिव वेयर हाउस। समझा। अब उनका मेन मकसद कमाना नहीं है, मेन मकसद क्या है, प्रोवाइडिंग रेंडर। तो सर 1000 रुपए क्या को ले रहे हैं, 1000 रुपए हम ले रहे हैं वन टाइम, सिर्फ काय के लिए, वो भी भाई मेंटेनेंस वगैरह हो जाए, वो वेयर हाउस कीपर को पैसा कैसे मिलेगा। इन्हें जो स्लम एरिया के अंदर, रूरल एरिया के अंदर जो वेयर हाउसेस खोले जाते हैं, वेयर हाउस खोले जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा, वो वेयर हाउसेस को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोऑपरेटिव। और इनका मेन मकसद कमाना नहीं होता है, इसका मेन मकसद है कि वीकर सेक्शन जो है, वीकर पीपल जो है, जो गरीब है, जो स्लम एरिया है, उनको डेवलप करना, जो रूरल एरिया है उनको डेवलप करना। कैसे, बाय प्रोवाइडिंग वेयर हाउसिंग। अब देखो, वेयर हाउसिंग एक्टिविटी व्यापारी छोटा रहे या बड़ा रहे सबको लगती है, और ग्रोथ के लिए ये मार्केटिंग एक्टिविटी सबको लगती है। इसलिए अब जो गरीब है वो अपना खुद का दुकान नहीं है, वो क्या वेयर हाउसिंग करेगा, कहाँ करेगा, तो उसके लिए कोऑपरेटिव वेयर हाउस खोल के उस स्लम एरिया के अंदर जो स्ट्रॉन्ग पीपल्स है, जो स्ट्रॉन्ग मेंबर्स है, वो वीकर मेंबर्स को लेके चलते हैं। फीलिंग ऑफ कॉपरेशन के लिए जो खोला गया वेयर हाउस है वो है कोऑपरेटिव वेयर हाउस, लेकिन उसको रजिस्टर करना पड़ता है कहाँ पे, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर और इंडियन कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर। समझा आपको, क्लियर है, समझा क्या आपको। आप देखो जो स्लम एरिया है वहां पे वेयर हाउसिंग बहुत नहीं होता है, क्योंकि वहां पे कंप्रेसिव एरिया होती है बहुत। अब अपना सिंधी कैम्प देख लो, सिंधी कैम्प इज बिलोंग्स टू स्लम एरिया, आपको पता नहीं है, इट्स अ रेफ्यूजी एरिया। रेफ्यूजी का मतलब क्या होता है, ये सब शरणार्थी है। क्या है, शरणार्थी। अब देखो यहाँ पे देखो 2-2 फीट के लिए, 1-1 फीट के लिए लोग मर्डर भी कर डालते, होते ही नहीं होते, भाइयों में झगड़ा भी होता है 1 फीट की जगह के लिए, क्योंकि यहाँ इस एरिया के अंदर बहुत कंप्रेसिव एरिया है। रहना सबको इधर ही है लेकिन कंप्रेसिव है। क्या है, कंप्रेसिव। तो कंप्रेसिव होने की वजह से क्या हो रहा है, वहां पे हो रहा है ये है कि यहाँ पे जो दुकानें बहुत छोटी छोटी है, अब उनको वेयर हाउसिंग करना है तो कहाँ करें, तो कोऑपरेटिव वेयर हाउस ऐसी एरिया में खुल के उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। समझा आपको, क्लियर। नेक्स्ट है 5th नंबर, वो है बॉन्डेड वेयर हाउस। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दो। वैसे बॉन्डेड वेयर हाउस का जिक्र तो काफी डिटेल में 11 में कराया दिया था मैंने, और मैंने कहा था कि दो के बीच में डिफरेंस बनाता है। एक होता है बॉन्डेड वेयर हाउस, दूसरा है ड्यूटी पेड वेयर हाउस। 6 ही है ना, नहीं 7 है, कोल्ड स्टोरेज भी है, ठीक है। ओके
युवराज एनी इशू? तो यहां ध्यान देना भाई, इन दोनों को मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दो। इसके ऊपर डिफरेंस आ सकता है आपको 4 मार्क का, और दोनों एक साथ पढ़ाऊंगा, ध्यान दो। बॉन्डेड वेयरहाउस सबसे पहले बता दूं मैं, पोर्ट के अंडर होता है। कौन सा पोर्ट? सी पोर्ट, एयरपोर्ट, स्टेशन, जहां पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, जहां पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। जब भी कोई इंपोर्टेड गुड्स कंट्री के अंडर में आता है तो डायरेक्ट वो इंपोर्टर को हैंडओवर नहीं किया जाता है, वो पहले कस्टम अथॉरिटी के पास होता है। उस कस्टम अथॉरिटी के पास होने के बाद उसके ऊपर आपको कस्टम ड्यूटी यानी इंपोर्ट ड्यूटी आपको पे करना होता है। वो कस्टम ड्यूटी आप पे नहीं करोगे, तब गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करोगे, तब तक आपको वो गुड्स हैंडओवर नहीं होता है। और तब तक वो गुड्स कहां पड़ा रहे? तो वो गुड्स पड़ा होता है बॉन्डेड वेयरहाउस के अंदर। और जो अंडर कटिंग का माल सुना है आपने कभी, याद है? सुना है अंडर कटिंग का माल? वो क्या होता है? वो कस्टम ड्यूटी को नहीं पेड करके कुछ तो भी जुगाड़ करके वो वहां से निकलवाते पैसा देकर, तो उसी को बोलते हैं अंडर कटिंग माल, यानी इन शॉर्ट जिसके ऊपर कस्टम ड्यूटी आपने पे नहीं किया है। और ये कस्टम ये कहां होता है? ओनली इंपोर्टेड गुड्स यहां पे रखे जाते हैं, ओनली इंपोर्टेड। यानी जैसे एग्जांपल, अभी फॉर एग्जांपल मेरा सपोज चाइना का यहाँ पे माल का सेलिंग है, यहाँ चाइना के गुड्स का मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ सपोज। अब जो चाइना के गुड्स का कहां से आएगा माल? चाइना से। तो इंडिया के लिए क्या हुआ? इंपोर्टेड गुड्स। क्या हुआ वो? तो क्या हुआ, जब वेसल से बड़ा क्रेन मेरा आया तो पूरा जो माल आया वो डायरेक्ट मुझे पोर्ट में, सी पोर्ट में, बंदरगाह पे डायरेक्ट मुझे हाथ में नहीं दिया गया। पहले वो बंदरगाह से, वेसल से कस्टम अथॉरिटी के पास गया, और वो कस्टम अथॉरिटी पहले वो गुड्स को एक जगह पे स्टोर करेगी, और उस स्टोर करने की प्लेस को हमने नाम दिया बॉन्डेड वेयरहाउस। क्या बोला गया हमें? जहां पे सिर्फ कस्टम अथॉरिटी के ऑफिसर ही जा पाएंगे, हमारी कॉमन पीपल की जो एंट्री है वो रेस्ट्रिक्ट होती है। क्या होती है? और जब तक कि मैं उस चाइना की गुड्स के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करता हूं, जिसको बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। क्या बोलते हैं हम? देखो, कोई भी गुड्स लोकल एरिया इंडिया में घूमता है ना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसके ऊपर लगता है जीएसटी। क्या लगता है? CGST, IGST और SGST। लेकिन कोई गुड अगर इंपोर्ट आता है तो उस पर जीएसटी लगता नहीं, उस पर कस्टम ड्यूटी लगता है। क्या लगता है? तो कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी जो हमको पे करना होता है, वो जब तक के गुड्स कस्टम अथॉरिटी कहाँ रखे, तो वो नियर पोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ा गोडाउन होता है, उस गोडाउन को अपन बोलते हैं बॉन्डेड वेयरहाउस। और कस्टम अथॉरिटी 1 साल 2 साल का देती है, तो एक समय के बाद तुम उठाने नहीं आए तो वो ऑक्शन में नीलामी भेज देती है। ओके, नीलामी में भेज देती है। क्या के लिए? तुमको चाहिए, तुमको तुम्हारी गुड्स नहीं चाहिए तो हमको भी चाहिए, हमको ही हटाना है, हटाओ। फिर वो अपना पैसा निकाल लेती है, यानी वो अपना गवर्नमेंट अपना पैसा छोड़ेगी नहीं। तुम आबाद हो या बर्बाद हो, तुम आबाद हो या बर्बाद हो, गवर्नमेंट अपना पैसा कभी छोड़ती नहीं है। समझा? पक्का? क्लियर? हाँ। कस्टम अथॉरिटी एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो देखता है कि इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर आपने टैक्स पे किया है कि नहीं किया है। समझा? हाँ, जैसे जीएसटी डिपार्टमेंट है ना, वैसे कस्टम अथॉरिटी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के पास। और ये सब किसके अंडर में आता है? फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में, क्योंकि पूरा माल फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाता है। सभी टैक्सेस कहाँ जाती है? फाइनेंस। फिर वो वाटअप करती है कौन से डिपार्टमेंट को कितना देना है, इन्हें सब बजट बनाती है ना, बजट्स। समझा आपको? क्लियर? डन? कोई डाउट नहीं इसमें कुछ? हाँ। अब एक होता है ड्यूटी पेड वेयरहाउस। क्या होता है सुन लीजिए, बस मैं टाइप्स पढ़ा के आपको छुट्टी दे रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। अब बॉन्डेड वेयरहाउस के ऊपर मैं ज्यादा डिस्कशन क्यों नहीं किया हूँ, क्योंकि 11 में काफी डीपली हुआ था इसको। इसके ऊपर मैंने आपको पिक्चर भी बताया था बदमाश कंपनी का, याद है आपको? जूतों का एग्जाम्पल दिया है ना, उसने रीबॉक के जूते एक बंदरगाह पे पूरे लेफ्ट वाले डाले, एक बंदरगाह पे पूरे राइट डाले। अब पहले क्या था, सेंट्रल मैनेजमेंट जो थी ना, पहले पूरे ऑफलाइन काम करती थी। यानी क्या होता था, एक पोर्ट का दूसरे पोर्ट का कोई कनेक्शन नहीं होता था। जैसे एक पोर्ट मुंबई में उतारे, एक बेंगलोर में उतार दिए। देखो 3 है ना पोर्ट, मेन पोर्ट 3 है इम्पोर्टेड के लिए, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। हाँ, समझ, एक मुंबई में बता दिया, एक कलकत्ता में बता दिया। अब कलकत्ता स्टेट अलग, मुंबई स्टेट अलग, तो इनका कनेक्शन नहीं होता था कुछ। और तब पहले क्या होता था, पहले सेंट्रल डिपार्टमेंट जो थी ना वो सेंट्रलाइज कनेक्ट नहीं थी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होते हैं ना, सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट। आज क्या होता है, आज कोई भी ऑफिसर कंप्यूटर खोलता है, दिख देता है पूरा चिट्ठा उसका, लेकिन पहले पूरा ऑफलाइन होता था, ऑफलाइन।
तो कलकत्ता वाले पोर्ट को मुंबई वाले पोर्ट में क्या हो रहा है पता नहीं, मुंबई के पोर्ट के ऑफिसर्स को कलकत्ता में क्या हो रहा है पता नहीं। तो उसने क्या गेम खेला, उसने रीबॉक वाले मालक को बोला तो कोई काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? तो एक काम कर, एक जूते के अंदर 2 जोड़ियां होती है, कौन कौन सी? लेफ्ट राइट। तो एक काम कर, सबका लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट डाल, यानी एक ही बॉक्स के अंदर दोनों लेफ्ट दोनों राइट डाल, और लेफ्ट वाला जोड़ा पूरा माल लॉट जो है वो कलकत्ता के पोर्ट में उतरवा, और जो राइट वाला है वो पूरा मुंबई के पोर्ट पे उतरवा। देखो कस्टम ड्यूटी पहले कैसे बचाई जाती थी। ओके, अब क्या हुआ, अब कस्टम अथॉरिटी के पास जब आया गुड्स, तो मालक गया, कौन? वो शाहिद कपूर, और बोला दिखाओ माल, एक बाल दिखाओ, सैंपल देखना पड़ेगा माल बराबर है कि नहीं, तब मैं कस्टम ड्यूटी पे करता लगे, तो बस बराबर कि नहीं। तो फिर देखा इधर तो पूरा ये दोनों एक ही जुड़ा आया है, राइट राइट। तो कस्टम ऑफिसर चौंकना हो गया, भाई रीबॉक जैसी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी, ये क्या कर दिया इसने। अब कस्टम ऑफिसर बोला आओ यार, ये तो सही में दूसरा खोला, दूसरे में वही सब राइट राइट राइट। तो कस्टम ऑफिसर लगा आओ यार, ये तो डिफेक्टिव आ गया पीस, कंपनी गलती है। तो शाहिद ने बोल दिया कि मैं नहीं पे करता, डिफेक्टिव है, मेरे से राइट राइट कौन खरीदेगा जोड़ा, सही ही नहीं, तुमको कस्टम ड्यूटी पे दूंगा। अच्छा, कस्टम ड्यूटी कितनी लगती है मालूम आपको? 60% 40% लगती है। इंपोर्ट ड्यूटी पे सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है, इंपोर्ट गुड्स पे, इंपोर्टेड गुड्स पे जीएसटी 18% 28% में आता ना, कस्टम ड्यूटी 60% लगती है, 50% लगती है। एक आईफोन जो तुम्हारे घर पे आती है ना, वो महंगी क्यों है बताओ? कस्टम ड्यूटी ही की वजह से ही। आप देखो दुबई में सस्ती मिलती है, यहाँ की महंगी मिलती है, बिकॉज डिफरेंस क्या है? ओनली कस्टम ड्यूटी। एक लाख की आईफोन के अंदर 30% 40% 30,000 रुपए गवर्नमेंट जब टैक्स लेती है हमसे, लिटरली बोला तुमको मैं। वैसे ही इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर सबसे हाईली रेट टैक्स होता है। तो क्यों? गवर्नमेंट चाहती है इंपोर्टेड गुड्स कमाए, लेकिन वो रोक सकती नहीं है। तो क्यों? एलपीजी होने की वजह से, अरे ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से रोक सकती नहीं ना वो। फ्री इंपोर्ट फ्री एक्सपोर्ट है ना, फ्रीली एंट्री फ्री एग्जिट है ना, तो रोक सकती नहीं है वो, क्योंकि हमने रोका तो दूसरे देश वाले हमारा कुछ रोक देंगे। इसलिए क्या करना, फिर अलग टेक्निक्स करती है वो। इंपोर्टेड गुड्स कम करने के लिए गवर्नमेंट हाईली टैक्स लगाती है, कस्टम ड्यूटी। समझा आपको क्लियर? अब एक कोई मोबाइल आप देखो, कोई एसी आती है विदेश कंपनी से, तो विदेशी जो एसी आ रही है ये बाहर से आ रही है ना, तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी 30-40% लग रही है, तभी ये महंगा होता है कॉस्ट उसका एक्चुअली। समझ में आ रहा है कुछ तुमको? अब शाहिद ने क्या किया, अब रीबॉक जो है, रीबॉक महंगे क्यों आती जूते, ये नाइकी वगैरह रीबॉक के ये इंपोर्टेड गुड्स आते हैं एक्चुअली, इसलिए महंगे आते हैं। तो अब रीबॉक के ऊपर 30% टैक्स भी भरूँ बोलेंगे ऑफिसर को, और ये माल भी डैमेज लेके जाऊँ, हट चाहिए नहीं, शाहिद ने बोला मैं लूंगा ही नहीं, जाओ। तो कस्टमर बोला अरे मैं क्या करूंगा, तुम देखो क्या है। तो हाँ बोलो बेटा, 90 वो दिखेगा ना, सरकार टूट जाएगी ना, लोग मुगलाई से चल रही है। अरे मुगलों का चल रहा भैया, डेमोक्रेसी है ना, अति की मती मत करो ना भाई। देख मैं देखो 5 स्केल मारता हूं, तू सह लेता है, 50 मारूंगा तो मैंने सर ये अति की मती मत करो ना, चल रहा सिस्टम चलत तो ना, वैसे ही होता। गवर्नमेंट 90% इसलिए नहीं करती बेटा, समझा आपको क्लियर? हाँ, और किसी के ऊपर 200% भी है, किस पे? लीकर पे, जो विदेशी दारू आती है उस पे 200-300% रखती टैक्स, तो लेने वाले लेती ना वो। समझा आपको? आजकल कार तो यहीं बन रही है पूरी, उसका रॉ जो है मटेरियल वो बाहर से आ रहा है। चलो, इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज पे अटेंशन हियर। तो शाहिद कपूर क्या करता है वहां पे? शाहिद कपूर उस पिक्चर के अंदर, बदमाश कंपनी के अंदर, वो बोलता है हमको नहीं चाहिए। अब वो एक समय के बाद क्या होता है, कस्टम ऑफिसर बोलते हैं हम ये माल पड़ा के हमारा वेयर हाउस गोडाउन चढ़ा रहे, डिफेक्टिव माल है भाई निकालो। तो क्या करते हैं, फिर ऑक्शन में निकालने को बेचते हो। ऑक्शन में वही दाढ़ी मूछ लगा के 3-4 लोग उसके आदमी आते हैं और एकदम रत्ती के भाव में, मतलब कौड़ी के भाव में खरीदते। क्योंकि देखो जूता एक चमड़ा है, चमड़ा स्क्रैप में भी नहीं बिकता। आप देखो जूते अगर तुम रद्दी वाले को दो, बोलेगा मैं फ्री में ना लूं, पता नहीं आपको? आपने कभी प्लास्टिक बेचा है बिकेगा, लोहा बेचा है, लेकिन आपने अगर जूता बेचना चाहे तो जूता बिकता ही नहीं एक्चुअली।
कोई फ्री में भी ना लेगा, वो बोलेंगे ना भाई भैया रख के फेंक के जाना, कहीं फेंक दो तो उधर 5 रुपए लूंगा इसके फेंकने के भी। तो उसने जानबूझ के वो चीज पकड़ी जो स्क्रैप में भी नहीं बिक रही। अब वो कस्टम ऑफिसर बोले भाई कोई इसको लेके जाओ से माल को, हमारा गोडाउन चढ़ा के बैठा हुआ है बॉन्डेड वेयर हाउस, बराबर कि नहीं। तो उसने क्या किया, उसने रटी के हमको दे, तो उसने एकदम कौड़ी के भाव में वो पूरे जूते खरीदे राइट वाले, और कलकत्ता में जाके कौड़ी के भाव में ऑक्शन में लेफ्ट वाले खरीदे, और फिर एक जगह पे उन्होंने क्या किया, एक्सचेंज करके जोड़ियां बना बना के उन्होंने हाई प्राइस में नहीं, उन्होंने प्राइस कम में बेची। इससे मार्केट में उन्होंने लीड किया, यानी जो होलसेलर को नहीं पड़ा था उससे सस्ते में ये बेच रहे रिटेल काउंटर में। इस तरीके से उन्होंने पूरा माल बेच दिया, इस तरीके से उन्होंने अपना बिजनेस फैलाया। सोचो, तो इसको बोलते हैं मतलब टैक्स को बचाना दिमाग से। अभी नहीं होता, पूछो क्यों? अभी सब सेंट्रलाइज है। क्या है, यानी अगर मुंबई वाले पोर्ट में बैठा हुआ है कोई ऑफिसर, तो वो कलकत्ता में कोई आया है क्या, शू रैक आया है क्या, देखो तो हाँ लेफ्ट वाला है, इधर राइट वाला है, यानी पक्का नालायक कुछ भी खेल रहा है, वो मालूम पड़ जाएगा। लेकिन क्या होगा यहाँ पे पहले ऑफलाइन था, कोई कनेक्ट नहीं थी, तो अभी पहले हो जाता था जुगाड़, अभी नहीं होता। अब मोदी जी आ गए ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, समझा। चौकीदार वो बोलते हैं अपने आप को, क्यों बोलते हैं? क्योंकि न खाऊंगा न खाने दूंगा, करप्शन बिल्कुल। तो बॉन्डेड वेयर समझा क्या होता है? अब ड्यूटी पेड वेयर हाउस क्या, सुन लीजिए, ध्यान दो, चलो सुनो, लास्ट बाकी 5 मिनट्स है, हम स्टॉप करेंगे यहाँ पे जितना भी हुआ। सुनो, अब कोई गुड्स जो इंपोर्टेड गुड्स इंपोर्टर के पास आता है और उसको री एक्सपोर्ट करना है, या तो इंपोर्ट में ड्यूटी पेड पे करने के बाद उसको री एक्सपोर्ट करना है और अभी तक वेसल रेडी नहीं है, और या तो उसको अगर इंटरनल चाहिए तो वो जहां उसको रीचिंग करना है वहां पे इंटरनल ट्रांसपोर्ट रेडी नहीं है, तो तब तक वो गुड्स कहां पर है? बॉन्डेड में ड्यूटी पेड हो गया तो बॉन्डेड वेयर हाउस से अकाल दे लेता हूं, आपको क्या करना है देख। तो तब तक ये क्या होता है, फिर पोर्ट के बाहर ही एक पब्लिक वेयर हाउस होता है, उस पब्लिक वेयर हाउस को हम ड्यूटी पेड वेयर हाउस बोलते हैं, जहां पे कस्टम ड्यूटी पेड वाले गुड्स को स्टोर करते हैं। और मैं आपको बता दूं, ड्यूटी पेड वेयर हाउस और पब्लिक वेयर हाउस में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। सिर्फ क्या होता है, कस्टम ड्यूटी पेड करने के बाद जो गुड्स हमने वेयर हाउस में कहा, उसी वेयर हाउस को अपन ड्यूटी पेड वेयर हाउस बोलेंगे, सिंपल। अब इसको एग्जांपल देते समझो। क्या हुआ, सपोज रशिया और चाइना का कट्टर है, दोनों एक दूसरे की शक्ल पसंद नहीं करते, और शक्ल पसंद नहीं करते तो एक दूसरे माल भी नहीं लेंगे, लेकिन दोनों को रिक्वायरमेंट है मालों की, क्योंकि देखो हर कंट्री अपने रिसोर्सेज फुलफिल खुद नहीं करती पूरे, वो दूसरों के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्ट निर्भर होती है। अब क्या हुआ, मैं आ रही इंडिया का, अब इसका जले पे नमक छिड़ूंगा ना, फायदा लूंगा ना। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला रशिया, एक काम करो, चाइना से माल लेता और रशिया को बेचता। तो मैंने चाइना वाले को फोन किया, मेरे को माल सप्लाई करना क्या? हाँ। मैं रशिया वाले को फोन किया, मेरे से चाइना से माल लेना क्या? बोलता चाहिए तो सही, लेकिन चाइना वाले से भी नहीं, एक काम कर मैं बेचता। चल, मैंने क्या किया, चाइना से माल मंगाया, वो मुंबई के पोर्ट में आया, वो कस्टम ड्यूटी के पास पेड हुआ, कस्टम अथॉरिटी के पास गया, मैंने उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पेड किया। अब मुझे वो माल रशिया बेचना है, वहीं के वहीं पोर्ट से, लेकिन वेसल बोलती 15-20 दिन और बाद जाएगी वेसल, यानी बड़ी शिप, कार्गो शिप। तो तब तक मैं गुड्स कहाँ रखूँ? मैं तो ड्यूटी पेड कर दिया ना, बराबर कि नहीं? तो तब तक के मैं पोर्ट के बाजू में, पोर्ट के बाहर ही, कस्टम अथॉरिटी बोल देगा कि पोर्ट के बाजू, पोर्ट के नियर बाई एक वेयर हाउस है, वहां पे आप वो गुड्स को फिलहाल स्टोर करते हैं जब तक आपका वेसल रेडी नहीं है। वेसल यानी बड़ी शिप, सी पोर्ट से माल आया। तो जो ड्यूटी पेड वेयर हाउस है, ऐसा वेयर हाउस जहां पे हम कस्टम ड्यूटी पेड वाला गुड्स स्टोर करते, कोई तो भी रीजन की वजह से। अब रीजन क्या हुआ? 2 रीजन है, या तो मुझे इंटरनल ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा, या तो मुझे री एक्सपोर्ट करना है, तो अभी तक वो रेडी नहीं है वेसल। तो इन शॉर्ट, अच्छा एक और बात सुन लो, ड्यूटी पेड वेयर हाउस बोलो या बॉन्डेड वेयर हाउस बोलो, दोनों पे जितना लेट करोगे उतना, जितना गुड्स रखोगे उतना आपको फीस लगेगी। यानी अगर आप ड्यूटी पे आप बोलते हो कि भाई बॉन्डेड वेयर हाउस से पड़ा रहे, भाई ठीक है, कस्टम ड्यूटी कभी भी हमको, कस्टम अथॉरिटी कभी भी हमको गुड्स देंगी, तो ऐसा नहीं होगा। आप जितना लेट करोगे कस्टम ड्यूटी पे करेंगे उतना आपका वो फीस चार्ज करते रहेंगे।
क्योंकि आपका ओनरशिप गुड्स के ऊपर है, आपका माल हमारे पास पड़ा है तो हमको उतना फीस लगेगा। ऐसे 2-2 साल लोग उठाएंगे नहीं माल, समझा आपको? तो चाहिए अब देखो ड्यूटी पेड वेयरहाउस और कुछ नहीं, इट्स जस्ट लाइक अ पब्लिक वेयरहाउस, बट वो पोर्ट के अंदर होता है, तो इसलिए वो उसके ऊपर उसके अंदर हमने कस्टम ड्यूटी पेड वाला गुड्स रखा है, इसलिए इसको नाम दिया है ड्यूटी पेड वेयरहाउस। समझा? एग्जाम्पल नंबर 2, अब समझ क्या हुआ, मेरे को रशिया माल नहीं बचा, मेरे को चाइना से माल आया मैंने यहाँ पे। अब चाइना से मैंने माल यहाँ पे लाया, अब मुझे अकोला में माल लाना है, तो मुंबई में पोर्ट है, यहाँ तो पोर्ट है नहीं। मुंबई में सी पोर्ट से माल आया, आने के बाद मैंने चाइना के वो चाइनीज माल उतरा कस्टम अथॉरिटी के पास, उसने माल रखा कहाँ पे, कौन से वेयरहाउस में, बाउंड्री वेयरहाउस में। मैंने उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पेड कर दी। अब कस्टम ड्यूटी पेड करने के बाद अब मुझे वो गुड्स हैंड ओवर किया गया। अब जैसे ही वो गुड्स मुझे हैंड ओवर किया गया, वहीं बैठ जा, हैंड ओवर किया गया, अब मैं खुश हो गया, चलो अकोला के लिए माल निकाला। अब अकोला के लिए मुझे ट्रांसपोर्ट ही नहीं मिल रहा, अब मेरा माल रास्ते में पड़ा है भाई, क्योंकि कस्टम ड्यूटी में बाउंड्री वेयरहाउस निकाल दिया, तो तब मैं गुड्स कहाँ रखूँ भैया? तो फिर पोर्ट के अंदर ही एक और वेयरहाउस होता है जहां पे हम अपना गुड्स फिलहाल स्टोर कर सकते हैं, और उस वेयरहाउस को बोलेंगे ड्यूटी पेड वेयरहाउस। और ड्यूटी पेड वेयरहाउस जो है इसके अंदर हम कस्टम पेड वाली ड्यूटी वाला गुड्स हम स्टोर करते हैं। किन रीजन की वजह? 2 रीजन से मैंने आपको बताया। एक तो री एक्सपोर्ट करना है इसलिए, और दूसरा मुझे इंटरनल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा है जहां मुझे उसको रीच कराना है, तब तक कि गुड्स कहां पड़ा रहे, ड्यूटी पेड पे। और ड्यूटी पेड और कुछ नहीं है, इट्स जस्ट लाइक ए पब्लिक वेयरहाउस। किसी आम जनता या पोर्ट अथॉरिटी के अंडर में जो वेयरहाउस खुले जाते हैं कमाने के लिए, वही ड्यूटी पेड वेयरहाउस है। और लेकिन बाउंड्री वेयरहाउस है वो कस्टम अथॉरिटी के अंदर आता है। क्लियर? समझा आपको अच्छे से? कोई डाउट नहीं है इसमें? तो ये थे टाइप्स ऑफ वेयरहाउस। कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अच्छा, बाउंड्री वेयरहाउस और ड्यूटी पेड वेयरहाउस, इसके ऊपर आपको डिफरेंस आ सकता है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। हम डिफरेंस के पॉइंट्स हाईलाइट करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में।